दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपिक वाइज स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें हम लोग मौर्यवंश या मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में सब कुछ देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल तब तक रहा 321 BC से लेकर, यानी 321 ईसा पूर्व से लेकर 297 या 298 के आसपास का रहा। उसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। इसको उत्तराधिकारी या बिंदुसार का ये पुत्र भी था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र भी था बिंदुसार। संस्थापक कौन थे मौर्य साम्राज्य के? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकाटस कहा है। जस्टिन ने क्या कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकाटस कहा है, जिसकी पहचान हमें विलियम्स जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। जिसकी पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। विशाखदत्त मुद्रास में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल यानी निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया है। वर्षल शब्द का प्रयोग किया है, इसका मतलब होता है निम्न कुल में उत्पन्न कोई व्यक्ति। घनानंद को हराने के बाद, घनानंद को किसने हराया था? अगले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, घनानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। घनानंद को हराने का जो योगदान था वो उसमें किसका था? चाणक्य का। चाणक्य की मदद से उन्होंने घनानंद को हराया था। चाणक्य जो कि थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब अर्थशास्त्र से नहीं था, जिसका संबंध हमारा राजनीति से था। उसमें राजनीति के बारे में बताया गया था। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर बैठा था 322 ईसा पूर्व में बैठा था। और सबसे बड़ी बात, चंद्रगुप्त जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य किसका अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था। उसके आगे देखते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय सरवड़ बेलगोला नामक स्थान पर बिताया। कहाँ बिताया? सरवड़ बेलगोला नामक स्थान पर बिताया अपना अंतिम समय चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य ने 350 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर्स को हराया। किसको हराया? सेल्यूकस निकेटर को हराया। किसको? सेल्यूकस निकेटर को हराया। कब? 305 ईसा पूर्व में। सॉरी दोस्तों, 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया या हेलेन की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी, और युद्ध के संग शर्तों के साथ 4 प्रांतों को दान दे दिया, जिसमें था पहला काबुल था, दूसरा गंधार था, तीसरा हेरात था और चौथा क्या था? मकरान, जो चंद्रगुप्त को दे दिए थे। उसने किसने दिए थे? सेल्यूकस निकेटर ने। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कौन थी? हेलेन या कार्नेलिया, जिसका विवाह किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। उसी के साथ उसने 4 प्रांत दे दिए थे, काबुल, गंधार, हेरात और मकरान। चंद्रगुप्त के जैनी गुरु कौन थे? भद्रबाहु। भद्रबाहु से क्या ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने? दीक्षा ली थी। किससे? भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। जैन गुरु थे भद्रबाहु। मैक्सथनीज ने निकेटर का राजदूत था। मैक्सथनीज जो था वो किसका राजदूत था? निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इंडिका। सेल्यूकस जो था वो सीरिया का शासक था। कहाँ का शासक था? सीरिया का शासक था सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच का युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? एपियानस ने किया है। किसने किया है? एपियानस ने किया है। ब्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। कितने हाथी? 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में 298 ईसा पूर्व में सरवड़ बेलगोला नामक स्थान पर हो गई थी, उपवास के द्वारा हुई थी।
उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में। उसके बाद कौन आता है? बिंदु। इनका दोस्तों क्रम भी याद रखना, कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो इनका क्रम भी याद रखना है। बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। यह चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? उत्तराधिकारी था, जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसको अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। ये कई बार पूछा गया, किसको अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को अमित्र घात नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार जो था वह आजीवक संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मैथिली घोषाल ने की थी। किसने की थी? मैथिली घोषाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसर कहा गया है। क्या कहा गया है? भद्रसार या वारिसर कहा गया है। किसमें? वायु पुराण में कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियल नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। स्ट्रेबो के अनुसार किसने भेजा था? एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। और जो सेलुकस था उसने कौन सा भेजा था? मैग्नेस्थनीज को। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। इसे ही मैग्नेस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। मैग्नेस्थनीज का क्या माना जाता है? उत्तराधिकारी माना जाता है। जिसको भेजा था इसने, उसी को। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुशील और बाद में अशोक को भेजा। यह दोनों बिंदुसार के ही पुत्र थे। तो बिंदुसार के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। कौन कौन से? सुशील और अशोक। इसके अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने क्या बताया है? बिंदुसार जो था वो 16 राज्यों का विजेता था। उसके बाद देखते हैं हम लोग अशोक। यह अशोक कौन था? बिंदुसार का पुत्र था। 273 से 232 BC तक की इसका राज रहा है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम शुभद्रागी क्या था? शुभद्रागी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंतिका का राज्यपाल था। कहाँ का? अवंतिका का राज्यपाल था। मार्क अंग गुर्जरा अभिलेख में अशोक के नाम का अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक मिलता है। किसमें? मार्क एम गुर्जरा अभिलेख में। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। तोसली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। जो ये कलिंग का युद्ध है हमको 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक ने कुल 14 शिलालेख किए हैं, जिसमें 13वें शिलालेख में मिलता है कलिंग के युद्ध का आक्रमण मिलता है। उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी। किसने? अशोक ने। अशोक एक उपासक के रूप में राज्य के 10वें वर्ष बोध गया। कब गया था? 10वें वर्ष बोध गया। 12वें वर्ष निगाली सागर की और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए तो बराबर में 4 पहाड़ियों गुफाओं का निर्माण करा, जिसमें कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी थी। 4 पहाड़ियों का निर्माण कराया था आजीविकों के रहने के लिए। अशोक ने 7वें स्तंभ शिलालेख में आजीविका का उल्लेख किया है। किसमें? 7वें। तथा महामात्रों, यहाँ पे महामात्रों को आजीविकों का हितों का ध्यान रखने के लिए कहा है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, अशोक के पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, और पुत्री का नाम संघमित्रा, को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। कितने? 84,000। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसके काल में हुआ था? अशोक के काल में हुआ था। अशोक के सभी शिलालेखों के बारे में देखें। सबसे पहले ब्रह्मी,
अशोक के सभी शिलालेख जो हैं वो ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है सभी शिलालेखों में। खरोष्टी लिपि जो होती है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती हैं। अशोक अभिलेख को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन से उनसे? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। अशोक को शिलालेख की खोज किसने की थी? पद्रोटी फैंथेलर ने अशोक के शिलालेख की खोज की थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई। 1837 ईस्वी में कब? जेम्स प्रिसेप को हुई। सबसे पहले शिलालेख इन्होंने ही पढ़ा। उसके बाद अशोक के प्रमुख शिलालेख हम उनमें वर्णित अशोक के प्रमुख शिलालेख तथा उनमें वर्णित विषय। सबसे पहला प्रथम शिलालेख, इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है? इसमें पशु बल की निंदा की गई है। इसमें पशु बल की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में क्या है? इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा का उल्लेख किया है, चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया। मतलब दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया। मतलब मनुष्य पशु दोनों को एक चिकित्सा व्यवस्था का मिलना चाहिए, इसका उल्लेख किया गया है। तीसरे शिलालेख में इसमें राज्य के अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष के उपरांत वह जाएंगे, दौरे पर जाएंगे। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख क्या है? इस अभिलेख में मेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है चौथे अभिलेख में। चौथे अभिलेख में क्या की गई है? धम्म घोष की घोषणा की गई है। किसकी? धम्म घोष की घोषणा की है। पांचवा अभिलेख क्या है? पांचवा अभिलेख है, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। किसके? धर्म महामात्रों के विषय में जानकारी मिलती है। छठा अभिलेख शिलालेख, इसमें आप नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। इसमें आप नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां एवं आठवां अभिलेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। किसमें? अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख 7वें और 8वें अभिलेख में है। नौवां जो अभिलेख है, 9वें अभिलेख है, इसमें सच्ची भेंट सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। किसमें? 9वें अभिलेख में सच्ची भेंट सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। 10वें अभिलेख में क्या कहा है अशोक ने? कि जो भी राजा होगा, जो भी उच्च अधिकारी होगा, वह हमेशा प्रजा के हित में ही सोचेगा और इसके अलावा उसका कोई धर्म कर्म नहीं है। 11वें अभिलेख में इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। सभी प्रकार के विचारों की सम्मान की बात कही गई है इसमें। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें नामों का उल्लेख है, धम्म प्रचारक भेजे गए थे। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए। तो ये सभी शिलालेख जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलें, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। आगे की ओर देखते हैं हम लोग स्तंभ लेख की देखते हैं। इनके जो स्तंभ लेख की संख्या है वह 7 है और ये केवल ब्राह्मी लिपि में ही सब लिखे गए हैं। प्रयाग स्तंभ लेख या पहले कौशाम्बी में इसे रानी अभिलेख भी कहते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख और रानी अभिलेख भी इसे कहते हैं। यह कौशाम्बी में था। अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। बाद में इसको अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। फिर दिल्ली या टोपरा या स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया है। टोपरा से दिल्ली लाया गया था। फिर दिल्ली या मेरठ, पहले मेरठ में स्थित था यह स्तंभ लेख, फिर फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। फिर रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में लायन कऊ उदाइन ने की थी। लोरिया
लोरिया या अरेराज या चंपारण बिहार में है। कहाँ है? चंपारण बिहार में है। उसके बाद लोरिया नंदगढ़ चंपारण बिहार में ये भी है। इस स्तंभ लेख में मोर का चित्र बना हुआ है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मी देई। इसी में लुम्नी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक की बिक्री कर के रूप में 10वां भाग वसूला जाता था। इससे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। कौन सा भाग वसूला जाता था? 10वां भाग वसूला जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। अशोक के समय जनपद न्यायालय में न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था। राजुक। जनपद न्यायालय में न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग, बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अवैध मात्रक कहते थे। क्या कहते थे? अवैध मात्रक कहते थे। बिना वर्षा की अच्छी भूमि होने वाली भूमि को। उसके बाद मैगस्थनीज ने भारत के समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? 7 वर्गों में विभाजित किया। नंबर 1 दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, छठा निरीक्षक एवं 7वां क्या है? सभासद। इन 7 में मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में विभाजित किया है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम लोग, मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ था। वह वृहद्रथ था। इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 150 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी और मगध पर शुंग वंशों का नींव डाली। शुंग वंश की नींव डाली। इसी के साथ दोस्तों हम लोगों का ये मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है। देख लीजिए दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़रूर ना ज़रूर इसी PDF से और इसी वीडियो से फंसेंगे आपको। इसी के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।